तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था अमीन्स। तो उसका हमने पढ़ा था बेसिक कैरेक्टर प्रिपरेशन, फिर कैसे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स वो बहुत छोटा चैप्टर था, और आप तो 2 क्लासेस से आए भी नहीं हो। अब हाँ, ये भी छोटा है, इसके बाद वाला भी छोटा है। अब एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड तक जितने भी चैप्टर्स है वो थोड़े लेंदी से थे, क्योंकि उसमें 3-3 यूनिट्स है। जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है। इसमें बस एक एक, मतलब ज्यादा नहीं है, इसमें शॉर्ट फॉर्म में ही है ये। बायोमोलिक्यूल्स के बाद पॉलीमर्स है, फिर केमिस्ट्री इन डेली लाइफ है, वो भी बहुत छोटा चैप्टर है, थ्योरेटिकल है। अब पर सिलेबस में तो है। बायोमोलिक्यूल्स बट बाहर तो है वहाँ पे। जो तुम्हारा नीट का सिलेबस है ना, उसमें सर ने मेंशन किया हुआ है बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। एनसीईआरटी न्यू बुक है तुम्हारे पास? न्यू एडिशन है? ये देखो है यहाँ पे। अमीन्स है, अमीन्स के बाद बायोमोलिक्यूल्स है, ये सारा न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद हाँ, उसके बाद पॉलीमर्स है, वो बहुत छोटा सा है, इसी में इंक्लूडेड होता है वो, इस वाले में। क्योंकि जो हम पॉलीसेकेराइड्स पढ़ते हैं सारा पॉलीमर ही होता है, तो उसमें इसका एप्लीकेशन आएगा। और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ जो है वो, मतलब वैसे तो चैप्टर भी है पर उसमें थ्योरेटिकल है, उसमें तुम्हें ड्रग्स से बहुत सारे उनके नाम याद करने पड़ेंगे। जैसे स्ट्रेस हो रहा है तो उसके लिए हम जो पैरासीटामोल खाते हैं, या फिर अगर एंटीसेप्टिक है, मतलब बहुत सारे उसमें सोप्स है, एनायंस है, उसका बस नाम याद करना है। थ्योरेटिकल है, 1-2 पेज का ही चैप्टर है वो। स्टार्ट करें फिर? तो बेसिकली जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स मतलब हमारे जो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सबसे पहले सपोज जैसे हम केमिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं मैटर, तो मैटर में क्या होता है, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटम से, कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। वैसे जब हम बायोलॉजी में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम सेल्स पढ़ते हैं, फिर टिश्यूज पढ़ते हैं। तो अब जो सेल्स होती है उसके जो कॉम्पोजिशन होती है, उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं, वो सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए, या फिर जैसे प्रोटीन्स हो गए, हमारे पास विटामिन हो गए, वो सारा बायोमोलिक्यूल्स होता है। तो सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट वाले से स्टार्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब हमने स्टार्ट किया था बायोमोलिक्यूल्स का, तो कार्बोहाइड्रेट्स नाम से हम ये समझ रहे थे कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, या फिर कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, तो ये दोनों में से कुछ भी होगा उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते थे।
ये चैप्टर मोस्टली थ्योरेटिकल है, इसमें बस स्ट्रक्चर्स वगैरह देखने के कैसे स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है। तो है ये वाला चैप्टर। पॉलीमर्स वाला जो चैप्टर है, इसमें जब हम पॉलीसैकेराइड्स पढ़ते हैं उसमें सारा का, जैसे हम न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ते हैं, विटामिन पढ़ते हैं, उसमें पॉलीमर्स का है उसमें एप्लीकेशन। तुम्हारी मर्जी, मैं ये वाला चैप्टर पढ़ा देती हूँ, उसके बाद वाला अगर तुम्हारी नहीं मर्जी तो तुम लोग खुद से देख लेना उसको। मतलब मुझे सर ने बोला था कि उसमें है, बाकी देख लेना जैसे ठीक लगे। नीट के, हाँ, और इसमें भी इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन है, वो भी थ्योरेटिकल चैप्टर है। अगर तुम्हें खुद से करना तो तुम खुद से भी कर सकते हो। बड़े आगे। अब देखो इसके नाम से क्या सजेस्ट होता है, कार्बन हाइड्रोलिसिस या फिर वाटर। तो इसका जितना भी फॉर्मूला होगा वो कार्बन या वाटर के जैसे पहले शुरू शुरू लगता था, बट जैसे हमने बहुत सारा डिटेल स्टडीज की स्टार्ट की तो उसमें ये पता चला कि इसके अलावा भी इसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जितने भी इसके स्ट्रक्चर होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब हो जाएगा कि OH ग्रुप्स होंगे, एक से ज्यादा होंगे क्योंकि पॉली यहाँ पे लिखा है, और वहां पे साथ साथ या तो कीटोन ग्रुप होगा या फिर एल्डिहाइड ग्रुप होगा। और दूसरा इसमें यूनिक बात क्या है, हर एक कार्बन, मतलब इसमें बहुत सारे कार्बन, लॉन्ग लॉन्ग कार्बन की चेन होती है, हर एक कार्बन या फिर मोस्ट ऑफ द कार्बन जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब होता है कि वो कायरल कार्बन होता है और दे विल रोटेट द प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट।
ऊपर वाला। अब जब हम इसका कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो अब जब हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद ये कितने ग्रुप्स में ब्रेक करेगा या कितने कंपाउंड्स में ब्रेक करेगा, उसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये रब कर दूं। अब देखो, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो अगर हमारे पास जो कंपाउंड है उसको हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगा, जैसा है वैसे का वैसे ही रह जाएगा। या फिर एक यूनिट में ब्रेक होगा तो उसको हम मोनोसैकेराइड बोल देंगे, अगर दो में ब्रेक होगा तो डाइसैकेराइड बोल देंगे। दो से ज्यादा, दो से लेके या फिर कह लो कि 3 से लेके 10 तक अगर ये ब्रेक होगा तो इसको ओलिगोसैकेराइड्स बोल देंगे। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, फ्यू मतलब कुछ, और पॉली मतलब बहुत सारा, मतलब कि मोर देन 10। पॉलीवर्ड जो है, पॉलीसैकेराइड्स जो है वो एक्चुअल में पॉलीमर है। पॉलीमर का क्या मतलब होता है, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल यूनिट। सपोज मोनोमर है हमारे पास, एक माला है हमारे पास, तो इसको मैं बहुत सारे मोती को एक साथ करके एक माला में पिरो दूंगी तो उसको हम कह देते हैं पॉलीमर्स। पॉलीमर्स बेसिकली क्या होते हैं, स्मॉल यूनिट्स होते हैं, इसमें अटैच्ड होते हैं कोई बॉन्ड से, जिसको कि हम मोनोमर्स कहते हैं। अब इसकी बॉन्डिंग जो है, मतलब ये किस हिसाब से आपस में बॉन्ड करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पॉलीमर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। या तो ये लीनियर वे में भी कनेक्ट हो सकता है, लीनियर मतलब एक के साथ एक के साथ एक, ऐसे लाइन बना के कनेक्ट हो जाएगा। समझ गए। दूसरा इसका क्या तरीका हो सकता है, क्रॉस लिंकिंग हो सकती है। क्रॉस लिंकिंग मतलब ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे किसी भी वे में, रैंडम वे में, मतलब क्रॉसली ये लिंक्ड होंगे। थर्ड मतलब कि ब्रांच लिंकेज या ब्रांच लिंकिंग। ब्रांच लिंकिंग में क्या होगा, ये आपस में, अगर सपोज एक मोनोमर है, ये आपस में ब्रांच्ड होगा, फिर आगे ये और किसी मोनोमर से अटैच्ड होगा, फिर ये किसी से ब्रांच होगा, आगे ये अटैच होगा। तो इसके जैसे इन तीनों में से कोई भी बॉन्डिंग होगी उसके ऊपर जो पॉलीमर होती है उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड होती है। ये छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन है पॉलीमर्स का। तो ये जो पॉलीसेकेराइड्स हम पढ़ेंगे वो एक तरीके से पॉलीमर ही होता है। और जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो मोर देन 10 यूनिट्स वहां से हमारे पास निकलते हैं। सपोज एक मेरे पास माला है, इसको मैं तोड़ दूंगी तो अगर 10 से ज्यादा मोती मेरे पास निकलेंगे तो वो पॉलीसैकेराइड्स हो जाएंगे। अगर 3 से 10 मोती निकलेंगे तो ऑलिगो हो जाएगा, और अगर दो निकलेंगे तो डाई, और अगर एक है, एक मतलब सपोज एक ही मोती है तो वो एक ही निकल जाएगा बाहर, तो वो हो जाएगा मोनोसैकेराइड्स।
ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है वो मोनोसैकेराइड्स का एग्जाम्पल होगा। दैट मीन्स कि अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो वो एक यूनिट में ही ब्रेक होगा, एक से ज्यादा वो ब्रेक नहीं हो सकता। और अगर इसका देखेंगे डाइसैकेराइड्स या फिर ओलिगोसैकेराइड्स में, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज को अगर मैं ब्रेक करूंगी तो दो यूनिट्स में ब्रेक हो जाएगा, पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज। पॉली वाले में एग्जाम्पल हो जाएगा स्टार्च। बड़े आगे। अब देखो रिड्यूसिंग शुगर जो होती है इसमें तीन ग्रुप्स होंगे, एक ही कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होगा, OH ग्रुप भी होगा, और इसी वाले कार्बन के साथ अगर सपोज एथिल ग्रुप भी अटैच्ड है। एथिल ग्रुप क्या होता है, अगर सपोज यहाँ पे एक साइड और इस साइड कोई एल्काइल ग्रुप है, दूसरे साइड भी कोई एल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम बोल देते हैं एथर। तो अगर रिड्यूसिंग वाले में पहली प्रॉपर्टी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग वाले में सेम कार्बन में हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एथर वाला ग्रुप है, अगर तीनों कहीं पे भी देखोगे किसी भी लॉन्ग चेन में कहीं पे भी, तो दैट मीन्स कि वो रिड्यूसिंग शुगर है। दूसरा इसकी क्या प्रॉपर्टी है,
फेलिंग्स टेस्ट में भी ये पास हो जाता है। थर्ड वन, टोलेंस रिएजेंट में भी जब इसको हम पास करते हैं उसमें भी ये रिएक्शन कर देगा। और अगर नॉन रिड्यूसिंग होगा तो वो इन तीनों में से कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ ये रिड्यूसिंग वाले का है। हो गया। अब फेलिंग्स वाले टेस्ट में क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन ए होता है और फेलिंग सोल्यूशन बी होता है। फेलिंग सोल्यूशन 1 में क्या होता है, हमारे पास CuSO4 होता है। सेकंड वाले में सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये एक कंपाउंड होता है। एक सोल्यूशन ये होता है, एक सोल्यूशन ये होता है। अगर वो कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो इसके वाले टेस्ट को कंप्लीट कर लेगा, दैट मीन्स कि वो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम लेते हैं Cu2 प्लस और एल्डिहाइड ले लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला था शुरू में कि इसमें एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या फिर एल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं। तो अगर जब ये रिएक्ट करेगा तो COO माइनस और Cu2O निकल जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट आएगा हमारे पास। तो अगर रेड कलर का प्रेसिपिटेट आ रहा है दैट मीन्स कि वो रिड्यूसिंग शुगर है, नहीं आएगा तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला टूलेंस वाला है। इस वाले में ये कॉम्प्लेक्स आयन लेंगे हम, अगेन इसमें सेम एक एल्डिहाइड ग्रुप ले लेंगे। इसमें से हमारे पास Ag निकल जाएगा और साथ में RCOO माइनस। अब देखो ये भी कॉमन है, यहाँ पे भी ये कॉमन है, कार्बोक्सिलेट आयन। साथ में यहाँ पे सिल्वर प्रेसिपिटेट निकलेगा, सिल्वरी या फिर मिरर जैसा प्रेसिपिटेट निकलेगा। तो दैट मीन्स अगर कोई भी ऐसा सोल्यूशन है या शुगर है वो इन दोनों टेस्ट को और साथ में उसके पास ये सारे ग्रुप्स है तो वो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा।
हम लोग लिख नहीं रहे। अब फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक जो हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? अब इसकी हम फिशर प्रोजेक्शन सीखेंगे। ठीक है, ये पहले भी स्टीरियो केमिस्ट्री में 11th क्लास में सीखा होगा थोड़ा बहुत। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो याद करना है, ये रेफरेंस स्ट्रक्चर है, इसी से आगे जितने भी स्ट्रक्चर है सब इससे डराइव कर लेंगे। इसमें बेसिकली क्या करना है, सबसे इसकी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी सबसे पहले वो क्या थी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन होगा, यही पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में हमने। तो अब देखो पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब बहुत सारे OH ग्रुप, मोर देन वन। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट हर एक कार्बन पे अल्कोहल वाला जो ग्रुप है वो अटैच्ड है। फिर हमने बोला था या तो ये एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन हो सकता है, तो सबसे पहले वाले हमने एल्डिहाइड कर दिया। उसके बाद टोटल इसमें देखो कितने कार्बन है, 6 कार्बन से, तो सब में इसमें बना दिया 1 2 3 4 5 6। बस दो चीजें याद रखनी है, ऊपर वाला एल्डिहाइड कर दो, नीचे वाला सिंपल एक प्राइमरी वो अल्कोहल बना दो। बाकी वाले में क्या करेंगे, सारे में राइट साइड में OH 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 ग्रुप अटैच कर देंगे। बस ये जो थर्ड वाला कार्बन है इसमें ये उल्टे साइड में हो जाएगा, हो जाएगा याद। बस ऊपर वाला जो है वो इसके डेफिनेशन से याद करोगे, एल्डिहाइड हो जाएगा, और सबसे लास्ट वाला बाकी सारे अल्कोहल ग्रुप से अटैच्ड है। ठीक है, अब इसके बाद ये लास्ट वाला कार्बन है 6th वाला, तो इसीलिए ये वाला प्राइमरी हो गया क्योंकि इसके पास और कोई कार्बन है नहीं नीचे अटैच होने के लिए, तो ये हमने अल्कोहल बना दिया। बाकी सारे में जो अल्कोहल ग्रुप है OH ग्रुप है वो राइट साइड पे है, इस तरफ है। बस ये जो थर्ड नंबर वाला इस वाले में ये उल्टे तरफ में है, तो इस वाले। और एक और चीज याद रखना, ये नंबर 1 हो गया, 2 3 4 5 6। फिफ्थ नंबर वाला जो कार्बन है वो इंपॉर्टेंट कार्बन है, इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। स्टार का मतलब वैसे तो होता है कि कायरल कार्बन को हम स्टार मार्क कर देते हैं, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ठीक है, ये वाले को छोड़ के। इसीलिए सारे के सारे स्टार होंगे, बट ये वाला मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ बिकॉज जिस वाले कार्बन पे, ग्लूकोज वाले में जिस कार्बन पे राइट साइड पे OH ग्रुप अगर अटैच होगा तो उसको हम कह देंगे डी ग्लूकोज। पढ़ा था ना डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, मतलब अगर वो राइट साइड में, अगर उसकी रोटेशन राइट साइड के तरफ में तो उसको हम डी बोल देते हैं, लेफ्ट साइड के तरफ होती है तो उसको हम एल बोल देते हैं। अब सपोज इसकी मैं मिरर इमेज बना देती हूँ। मिरर इमेज में देखो ये वाला ओ इस तरफ है तो ये इस तरफ आ जाएगा, अब OH इस तरफ है तो इसको हम इस तरफ बना देंगे, इधर वाला H इस तरफ है, इधर OH है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4 5। फिफ्थ वाले कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में है,
इसीलिए हम इसको कह देंगे एल ग्लूकोज। बस ये याद रखना है। नहीं समझ में आया? लेवोरोटेटरी, जैसे हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अगर वो राइट साइड को टर्न होता है तो डी बोलते हैं, लेफ्ट साइड को होता है तो लेवो कहते हैं। लेफ्ट से याद रख लो, लेफ्ट है वैसे लेवो है, सेम है। ये इसकी जो प्रोजेक्शन है इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आगे बनेंगे। बड़े आगे। अब नेक्स्ट हम इसका देखेंगे हैवर्थ प्रोजेक्शन। अब इस वाले को ध्यान से देखोगे, इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले को रेफरेंस मान के, मतलब इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाएंगे कि ये एक रिंग के जैसा हमें दिखे, बेंजीन रिंग के जैसा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, अब सबके पास ये वाले ग्रुप्स है। अब हमें इस तरीके से इसको बनाना है कि इसके जो रिंग्स का नंबर है वो बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब कि रिंग, तो हम फिफ्थ वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला था कि ये जो फिफ्थ वाला कार्बन है ये इंपॉर्टेंट कार्बन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैंने बताया था, इस वाले बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करूंगी तो क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये कैसा होता है, एसिडिक ग्रुप होता है। तो इसकी टेंडेंसी होती है कि ये H प्लस को रिलीज कर सकता है। तो अब ये जो इसका H प्लस है वो इसके साथ जाके रिएक्ट करेगा। अब ये वाला जो O है इसको मैं इसके बाद, ये वाला एक बार ड्रॉ कर लो फिर बड़ा सा बनाओ। एक बार इसको पहले ऐसे ड्रॉ करो फिर मैं इसको रब करके दोबारा बताऊँ।
हो गया। अब देखो इस वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है दो, तो ये वाला ऑक्सीजन जो है वो अपने H प्लस को डोनेट कर देगा इस वाले के पास। मतलब कि अगर मैं इसको सिंपल अलग से यहाँ पे लिखूंगी, जैसे हम एल्डिहाइड वाले चैप्टर में क्या करते थे हमेशा, इस वाले को हम इस तरीके से ब्रेक करते थे कि ये O माइनस और यहाँ पे C प्लस हो जाता था, यहाँ पे H और यहाँ पे R। तो सपोज यहाँ पे कोई, मैं अगर सपोज यहाँ पे H प्लस से इसका रिएक्शन करवाऊंगी, तो H प्लस क्या करेगा, इस वाले पे अटैक करेगा या इस वाले पे अटैक करेगा, नेगेटिव वाले पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड से सीधा अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट होता है और ये जो प्लस है वो प्लस का प्लस ही रह जाता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो H है, मतलब ये वाला जो है वो अपना H प्लस इसको डोनेट कर देगा, तो ये इसको डोनेट करने के बाद ये अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, फिफ्थ वाले कार्बन से हमने यहाँ से इसके जो लोन पेयर है हमने ये वाले को डोनेट कर दिया इस वाले को, तो इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। मतलब कि देखो ये पॉजिटिव है, अगर मैं इसको लोन पेयर डोनेट कर दूंगी तो पॉजिटिव 1 प्लस और 1 माइनस क्या हो जाएगा 0, तो इसका चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और O माइनस का चार्ज कैसे न्यूट्रलाइज होगा, जब हम इसके साथ H प्लस अटैच कर देंगे। तो जब मैं इसके साथ H प्लस अटैच कर दूंगी तो क्या हो जाएगा -1 और +1, तो यहाँ का भी चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दैट मीन्स अभी ये चार्ज बॉडी थी, इस वाली जो बॉडी हम बना रहे हैं इसका जो चार्ज है वो हम खत्म कर देंगे। ये ध्यान से देखना, इसकी ट्रिक है, मतलब इसको देखोगे, इसको बनाने के लिए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो अगर इसको याद करके जाओगे बहुत सारे स्ट्रक्चर से भूल जाओगे, इसीलिए इसको ध्यान से देखो। क्या हमने किया, ये इसका जो ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर है इसको बस याद रख लेना कैसे, यहाँ से हमने एल्डिहाइड बनाया, लास्ट वाले में बाकी सारे में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिए, बस थर्ड वाले में हमने जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो उल्टे तरफ को लगा दिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इस वाले का रिएक्शन इसके साथ इन सच अ वे करवाया कि इसके 5 मेंबर रिंग बन जाए, मतलब जितनी बड़ी रिंग बनेगी उतना उसमें स्ट्रेन कम होगा, उतनी ज्यादा स्टेबल वो रिंग हो जाएगी। तो अब देखो फिफ्थ वाला जो है इसके पास ऑक्सीजन है और ये वाला क्या कर रहा है यहाँ पे, मतलब मैंने इसका जो ऑक्सीजन है यहाँ वाला ये वाला इसने अपना H प्लस को डोनेट कर दिया इसके बीच में, तो मैंने यहाँ पे ये शो किया है इस वाले कार्बन का इंटरेक्शन इस वाले कार्बन के साथ थ्रू ऑक्सीजन। ये जस्ट एक रेफरेंस पिक्चर है ताकि तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है फाइनल वाला वो कैसे बनेगा। कोई डाउट है तो पूछो, फिर नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे। मतलब कि इस वाले कार्बन का इंटरेक्शन इस वाले के साथ हो रहा है। अब इसकी ट्रिक क्या है, एक चीज बस 1 मिनट सुन लो, यहाँ पे इसकी ट्रिक क्या है, मतलब ये वाले कार्बन का जो इंटरेक्शन है इस वाले कार्बन के साथ है ऑक्सीजन के थ्रू, तो हमने इस वाले को एक रेफरेंस पिक्चर बना लिया। अब जब हम इसकी रिंग बनाएंगे तो कितनी मेंबर बनेगी, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो सिंपल एक 5 मेंबर रिंग बना दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले रिंग के अंदर जितने भी ग्रुप्स होंगे, जैसे कि इस वाले रिंग के अंदर ये एक पूरी की पूरी रिंग होगी, तो जो हम अभी रिंग बनाएंगे उसमें जो नीचे वाले ग्रुप अटैच करेंगे, जितने भी रिंग के अंदर वाले ग्रुप होंगे वो सारे के सारे नीचे हो जाएंगे और ये वाला जो ग्रुप है जो रिंग के बाहर है वो वाले ऊपर हो जाएंगे। एक बार ये बनाओ।
हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 5 मेंबर रिंग बना दूंगी। 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन भी इंक्लूडेड है, जिसको इंक्लूड करके फाइनल हमारे पास 6 मेंबर रिंग आई है। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और एक ऑक्सीजन है। तो अगर इस रेक्टेंगल को मैं रिंग के फॉर्म में लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, इस तरीके का आ जाएगा। समझ पा रहे हो, इमेजिन हो रहा है। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए, और एक ऑक्सीजन है जिसका इंटरएक्शन है। अब देखो मैं इसको मार्क कर दूंगी, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे। अब देखो 1 और 5 का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के थ्रू है। तो अब देखो यहाँ पे मैं इस वाले को 1 मार्क कर दूंगी और इस वाले को 5 मार्क कर दूंगी। बाकी 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन। अब देखो मैंने बोला था कि जो ग्रुप्स रिंग के अंदर होंगे वो वाले को हम नीचे लिख देंगे, मतलब यहाँ पे OH ग्रुप है तो इस वाले को मैं नीचे लिख दूंगी। यहाँ पे 2 वाले पे भी देखो OH ग्रुप जो है वो रिंग के अंदर है, तो इस वाले को भी मैं नीचे में OH लिख दूंगी। 3 वाले में हाइड्रोजन अंदर में है तो इसीलिए यहाँ पे मैं नीचे में हाइड्रोजन लिख दूंगी। 4 वाले में OH ग्रुप अंदर में, इसलिए इसको नीचे लिख देंगे। अब 5th वाले में देखो, 5th वाले में ये भी है और ये वाला ग्रुप भी है, तो जो भारी वाला होगा, जो बल्कि ग्रुप होगा, उसको हम ऊपर लिख देंगे 5th वाले में, मतलब कि CH2OH को ऊपर लिख देंगे। अब जहां जहां ये हाइड्रोक्सिल है यहाँ पे H डाल दो, यहाँ पे H डाल दो, यहाँ पे H ऑलरेडी है तो यहाँ पे OH, OH ऑलरेडी है तो H, यहाँ पे OH है तो यहाँ पे H। समझ गए? समझ गए? दोबारा बताऊं? अब ये जो ट्रिक है इसको याद रखना, एग्जाम में अलग से इसको लिख लो। अब देखो हमने इसकी रेफरेंस जो ली थी, जो हमने ये वाला ग्लूकोज बनाया था, इसकी रेफरेंस हमने डी वाले फॉर्म से ली थी। डी वाले का क्या मतलब होता है कि जो ये वाला कार्बन था, मतलब ऑक्सीजन था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, वो राइट साइड में था, उससे हमने रेफरेंस लिया था। इसीलिए इसका अब हम नेमिंग जब करेंगे, डी ग्लूकोज।
अब हमने इसको नया बनाया, तो अब डी ग्लूकोज है, इसको भी हम फर्दर टू फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्फा और बीटा फॉर्म में। बहुत सिंपल है, आगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस वाले को सिर्फ वन वाले कार्बन को याद रखो यहाँ पे, जिस वाले में वन वाले कार्बन कार्बन वाले ग्रुप में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अगर वो नीचे है तो दैट मीन्स वो अल्फा डी ग्लूकोज है। अगर यही वाला OH ग्रुप ऊपर के तरफ सिर्फ वन वाले पे हो जाएगा तो उसको हम बीटा डी ग्लूकोज बोल देंगे। देखो यहाँ पे बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे बनाया वो सेम का सेम वैसे ही है, बस 1 नंबर कार्बन पे डिफरेंस आया। ये 1 वाले पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है तो इस वाले को हमने अल्फा बोल दिया, इस वाले पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऊपर की तरफ है इसीलिए इसको हम बीटा बोल देंगे। अब इसको हमने डेराइव किया था डी ग्लूकोज से इसीलिए इसको बीटा डी ग्लूकोज बोल देंगे। हाँ बस 1 वाले पे आएगा, हैवर्थ वाले में। इसके बाद कौन सी क्लास है? अब देखो यहाँ पे इसका एक एविडेंस भी होता है। एविडेंस का मतलब क्या होता है? इस वाले हैवर्थ वाले का मैंने जब एल्डिहाइड वाला चैप्टर बताया था तो उसमें मैंने 3-4 टेस्ट बताए थे। बेंडिक्स बताया था, फिर उसके बाद शिव पेस बताया था, टोलेंस बताया था और फेलिक्स बताया था, और भी बहुत सारे बताए थे। तो इसमें बेसिकली क्या है, वो एल्डिहाइड के लिए टेस्ट होता है। जिस जिस कार्बन स्ट्रक्चर में या हाइड्रोकार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा, शिव पेस के साथ जब हम उसको रिएक्ट करवा देंगे तो इट विल गिव मजेंटा या फिर पिंक कलर। तो अगर वो मैजेंटा कलर देगा दैट मीन्स कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। अगर वो नहीं देगा तो दैट मीन्स कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अब इस वाले स्ट्रक्चर में देखो क्या एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है? एल्डिहाइड का मतलब होता है ये वाला ग्रुप। क्या ये वाला ग्रुप कहीं पे भी प्रेजेंट है? दैट मीन्स कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये या फिर वो वाला कोई भी तुम ले लोगे, वो शिव बेस नहीं देगा, शिव बेस के साथ रिएक्शन वो नहीं करेगा। सेकेंड चीज क्या है कि वो जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ अगर उसका रिएक्शन करवाओगे, इसके साथ भी, ये भी अगर एल्डिहाइड ग्रुप के साथ होता है तो ये लाइट पिंक या मजेंटा पिंक कलर देता है। और अगर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा तो ये वाला टेस्ट भी वो नहीं देगा। ठीक है, लिख लो। थोड़ा है रटने वाला चैप्टर है।
हम्म, हम्म। अगर पहले शिफ्ट बेस में अगर इस वाला साइक्लिक दोनों में से कोई भी अल्फा या बीटा का रिएक्शन करवाओगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। अगर किसी और कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको मैं अगर शिफ्ट बेस या बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो पिंक कलर आ जाएगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर नहीं होगा, कलर चेंज ही नहीं होगा, तो दैट मीन्स नहीं है। सही है। अब बस एक और चीज याद रखना, ये जो अल्फा और बीटा ग्रुप है ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं या फिर रिवर्सिबल इनका रिएक्शन होता है। मतलब जितना कि ये फॉरवर्ड में जा रहा है उतना ही ये बैकवर्ड में भी जा सकता है। मतलब एक टाइम पे ये भी प्रेजेंट होगा, वो भी प्रेजेंट होगा, बिकॉज ये इंटर कन्वर्टेबल होगा, आपस में इक्विलिब्रियम में होगा। जितना ये फॉर्म होगा उतना ही ये फॉर्म होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है। इसकी बस जो इक्वेशन है वो याद करनी है। इसका जो प्रेपरेशन है लेबोरेटरी में कैसे होता है, सुक्रोज से होता है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगा, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, इसीलिए अलग अलग नाम लिखा है। ग्लूकोज में जो सबसे पहले हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसके सबसे ऊपर क्या था? एल्डिहाइड था। फ्रक्टोज वाले में कीटोन ग्रुप होगा सेकंड वाले कार्बन पे, उसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बंद।